हाँ, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एटॉमिक और न्यूक्लियर फिज़िक्स से रिलेटेड। और आज हम जो चैप्टर 18 है उसका जो पहला लेक्चर है उसमें हम एटम की और न्यूक्लियस की चंद एक बुनियादी बातों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन जो डिटेल है वो नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तो चैप्टर 18 शुरू करते हैं बच्चों। तो इंसान ने ज़ाहिर है कि सोचना शुरू किया, तो उसने बहुत सारे सवाल जो हैं उनके जवाबों को तलाश करने की कोशिश की। और उसमें एक सवाल ये भी था कि आखिर जो बड़ी चीज़ें हैं वो किन से मिलकर बनी हैं। तो उन्होंने काफ़ी सोचा और कि आखिर जैसा कि कॉपर ही है वो कैसे जो है वो छोटे छोटे पीसीस से मिलकर बना है। क्या हम उसे तोड़ते तोड़ते किसी ऐसे पीस तक पहुंच जाएंगे जो कि फर्दर डिवाइड ना हो सके। तो इस बात का जो मतलब जो है कि जो सवाल थे कि आखिर बड़ी चीज़ें किन चीज़ों से मिलकर बनी हैं, और अगर हम एक चीज़ को तोड़ते जाएं तो क्या हम सबसे छोटी चीज़ तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो है वो ग्रीक फिलोसफर ने इसका जवाब जो है ये ढूंढा कि तमाम चीज़ें छोटी छोटी जो नाकाबिले तकसीम ज़र्रे हैं उनसे मिलकर बनी हैं। ग्रीक्स के फिलोसफर डेमोक्रिटस ने उसको एटम का नाम दिया, जो कि ग्रीक का ही वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मतलब है एक ऐसी चीज़ जो कि मज़ीद तकसीम ना हो सके। तो सबसे पहले ग्रीक्स के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एटम का आइडिया दिया। अगरचे एटम का आइडिया बहुत ही पुराना है, लेकिन इसको यानी कि जो प्रूव इसकी जो एग्जिस्टेंस है इसको वो जो साइंटिस्ट थे वो प्रूव ना कर सके। यहाँ तक कि किसी ने सही सवाल जो है नहीं पूछा। बहुत ही सालों तक साइंटिस्ट जो है ये इस बात पे हैरान होते रहे कि आखिर एक जो पोलन ग्रेन का जो दाने हैं वो पानी में किस तरह मूव करते हैं। तो जो आइंस्टाइन थे उन्होंने जो पोलन ग्रेन्स की जो मोशन है पानी के अंदर, यानी कि जिसे हम ब्राउनियन मोशन के नाम से जानते हैं, उसे एक्सप्लेन किया। तो जब उन्होंने उसे एक्सप्लेन किया तो उसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर जो है वो तमाम जवाब मौजूद थे जो कि एटम की एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं। हुआ ये कि जब इंसानों ने मतलब ये इसकी पोलन ग्रेन्स के बारे में सोचा तो उनके ख्याल में ये कोई ज़िंदा चीज़ थी, और ज़िंदा चीज़ के अंदर एबिलिटी है कि वो खुद ब खुद ही पानी के अंदर जो है वो मूव कर सकती है। लेकिन फिर ये तो धुएं के पार्टिकल के अंदर भी ब्राउनियन मोशन थी, मिट्टी के ज़रात के अंदर भी ब्राउनियन मोशन थी, तो फिर वो जो चीज़ें हैं वो किस तरह मूव कर लेती हैं। तो आइंस्टाइन ने इसके अंदर ये एक्सप्लेनेशन दी कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि एटम्स हैं जो कि उन पोलन ग्रेन्स के साथ टकराते हैं, और उसकी जो डायरेक्शन है वो एटम्स के टकराने की वजह से तब्दील हो जाती है। तो इसकी डिटेल क्या है वो नेक्स्ट क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो अभी मतलब जो है ये यानी कि मेंशन करना ज़रूरी है कि एटम की जो एग्जिस्टेंस के बारे में जो आइडिया था और उसे मैथमेटिकल और जो साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशन थी वो आइंस्टाइन ने दी थी एटम की एग्जिस्टेंस के बारे में। अच्छा, ये बात भी अजीब है कि इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस बहुत पहले साबित हो चुकी थी एज कंपेयर टू एटम की एग्जिस्टेंस के। मतलब वो एक छोटा पार्टिकल है और अभी वो पहले दरियाफ्त हो गया, और जो एटम जो कि जो है इलेक्ट्रॉन उसका बजाते खुद हिस्सा है, वो एटम की एग्जिस्टेंस बाद में साबित होती है। अब एटम जो है वो कितना स्मॉल है।
इस बात का अंदाज़ा आप इससे कर लें कि एक नीडल की टिप में भी जो है वो मिलियंस ऑफ एटम से भी ज़्यादा जो है वो समा सकते हैं। ठीक है, तो एटम जो है वो इस कदर छोटा होता है। अब एटम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर वो हैं क्या? लोगों ने इसके बारे में बहुत सारे आइडियाज़ दिए, जो कि आपने एटम की थ्योरी जो है वो मुख्तलिफ पढ़ी होंगी। किसी ने कहा कि वो एक हार्ड बॉल है, जैसा कि डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी आपने पढ़ी होगी। इसी तरह थॉमसन की प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में भी जो है वो पढ़ा होगा आपने। या फिर रदरफोर्ड का जो सोलर एटॉमिक मॉडल है, उसके बारे में भी आपने जो है वो पढ़ा होगा। लेकिन रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसमें ये बात है कि उसने सबसे पहले जो न्यूक्लियस के बारे में है वो आइडिया दिया। 1908 में आइंस्टाइन के जो एटम को प्रूव करने की थ्योरी के कुछ अरसा बाद ही जो रदरफोर्ड है वो एटम के बारे में मज़ीद कुछ आइडियाज़ के साथ आए। उन्होंने एक बहुत ही बारीक थिन गोल्ड फॉइल ली और उस पे जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। ठीक है, अब अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या है, इसकी भी डिटेल रेडियो एक्टिविटी में आएगी। तो अल्फ़ा बीटा गामा ये तीन जो है वो टाइप ऑफ रेडिएशंस हैं जो कि एक रेडियो एक्टिव एटम इमिट करता है। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की। तो उन्होंने हीलियम अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। अब उनमें से ज़्यादातर तो सीधे गुजर गए, लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि हीलियम न्यूक्लियस हैं उनमें से कुछ जो है वो पलट के वापस भी आ गए। तो उसके पलट से वापस उसके पलटने के उन्होंने ये आइडिया निकाला कि एटम जो है इस ये जो थिन गोल्ड शीट है इसका ज़्यादातर जो है वो हिस्सा एटम का वो खाली है, क्योंकि बहुत सारे जो हीलियम न्यूक्लियस जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल गए। लेकिन ये जो बेंड हुए हैं, ये जो अल्फा पार्टिकल्स पलट के वापस आए हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो कंसंट्रेटेड एट द सेंटर है और वो पॉजिटिवली चार्ज है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स अगर पॉजिटिवली चार्ज हैं और वो इलेक्ट्रॉन से मुख्तलिफ चार्ज रखते हैं, तो इसका मतलब यही होगा कि जिससे ये पलट के आई हैं, इस तरह डिफ्लेक्ट होकर आई हैं, ये भी पॉजिटिवली चार्ज होगा। और जिसे नाम दिया गया उस पॉजिटिवली चार्ज वो जो स्मॉलर से पोर्शन है एटम का, उसे न्यूक्लियस का नाम दिया गया। तो रदरफोर्ड पहले इंसान थे जिन्होंने हमें एटम के जो न्यूक्लियस है उसका आइडिया दिया। तो इससे हमें ये पता चला कि एटम जो है वो मोस्टली एम्प्टी स्पेस है, जबकि जो हार्ड पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है। और फिर जब ज़ाहिर है टाइम गुजरता गया, तो उन्होंने ये जो सेंटर ऑफ द एटम है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसे नाम दिया गया न्यूक्लियस का। जो कि न्यूक्लियस जो है वो लैटिन वर्ड है। किसी फ्रूट का जो सेंटर है, फ्रूट के जो नट का सेंटर है, उसे ये कहा जाता है न्यूक्लियस। तो एटम जो है वो कितना छोटा है, इसका अंदाज़ा जो है वो आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर हम एक बड़े से ग्राउंड के सेंटर में एक छोटा सा सिक्का रख दें, तो वो जो बड़ा सा ग्राउंड है वो एटम है, और जो छोटा सा सिक्का जो कि उस ग्राउंड के सेंटर में पड़ा है वो न्यूक्लियस जो है कहलाएगा। तो मतलब न्यूक्लियस जो है वो एटम के साइज़ की निस्बत इतना छोटा है। तो अब हम ये भी जान चुके हैं कि एटम एग्जिस्ट करता है, और ये भी जान चुके हैं कि उसके सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है। तो फिर न्यूक्लियस क्या है? अब जो रदरफोर्ड थे वो ये तो जानते थे कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और लेकिन फिर उसके अंदर क्या और भी पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं? क्या सारी मैथ जो है वो सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की है? तो इसके लिए उन्होंने डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए। तो रदरफोर्ड जो है वो डिफरेंट पार्टिकल्स को शूट करता रहा
कि आखिर जो है वो न्यूक्लियस का जो है वो कंसीडर कर सकें कि आखिर न्यूक्लियस का क्या साइज़ हो सकता है, उसकी जो स्ट्रक्चर है उसे जानने के लिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसा कि आप एक जो है वो क्यू बॉल जो होती है बिलियर्ड खेलने के लिए, उसको आप हिट करें मुख्तलिफ बॉल्स से, ठीक है। तो मुख्तलिफ बॉल से जब वो टकरा के आएगी तो उसका बिहेवियर जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसी तरह उसने भी जो मुख्तलिफ चीज़ों पर जो है वो बम्बार्डमेंट जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स की करता रहा, और उसने इस प्रोसेस के ज़रिए मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स निकाले। अब जो रदरफोर्ड है उसने क्या रिज़ल्ट्स निकाले कि एक तो उसके जो न्यूक्लियस है वो दो चीज़ों से मिलकर बने। एक तो हो गया प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और दूसरा है न्यूट्रॉन जो कि जो है वो जिस पर न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। और इसके अलावा ये जो न्यूक्लियस है इसमें जो है इसके इर्द गिर्द जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसे इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा जो लेक्चर है क्योंकि वो न्यूक्लियर से रिलेटेड है, इस वजह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे और जस्ट न्यूक्लियस को ही डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जो न्यूक्लियस है वो किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, और अगरचे उसकी मास जो है वो तकरीबन प्रोटॉन के बराबर है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही है, और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के। अब डिफरेंट चीज़ों के जो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसके हिसाब से उसे मुख्तलिफ जो है वो नाम दिए गए हैं। एक को कहते हैं एटॉमिक मास और एक को कहते हैं एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक मास है बच्चों वो है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जबकि एटॉमिक नंबर में जो है वो हम सिर्फ डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो जो पीरियोडिक टेबल को जब हम देखते हैं तो ये एक्चुअल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट के हिसाब से लिखा गया है। मिसाल के तौर पे जब हम हाइड्रोजन के लिए 1 लिखा होता है या हीलियम के लिए 2, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स हैं। तो ये प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि आपको पता है कि एटम एक न्यूट्रल है, तो इसका मतलब वही है कि इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपस में एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। तो जो कोलीग थे रदरफोर्ड के, नाम था उनका गालबन फ्रेडरिक सॉडे, उन्होंने ये जो है वो नोटिस किया कि बाज़ औक़ात जो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैं उनका जो वेट है वो डिफरेंट हो सकता है। तो ये किस तरह पॉसिबल है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो जो है उनकी जो मास है वो तो सेम होनी चाहिए, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी जो मास है वो डिफरेंट आ रही है। तो इस बात का जो आंसर है वो ये मिला कि एक ही एलिमेंट के सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हो सकते हैं। ये रिसर्च में बात से साबित हुआ कि एक ही एलिमेंट के सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। जैसा कि अगर हम गोल्ड ही की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर तो वही है 79, लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। उसमें 90 भी न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं और 91 भी और 126 भी। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जो कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जो कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रखती हों लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रखती हों, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। आपको हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स का भी पता होगा। इसी तरह डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट जो है वो आइसोटॉप्स हो सकते हैं। तो
नेक्स्ट जो है जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा रेडियो एक्टिविटी पे। वो हम फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इन चीज़ों को रिवाइज़ कर लीजिएगा बच्चों। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है कि एटम्स का सबसे पहला जो नज़रिया जो मशहूर हुआ वो ग्रीक्स ने दिया था कि जब हम एक बड़े स्टफ़ को डिवाइड करते जाते हैं तो हम एक इंडिविजिबल पार्टिकल तक पहुंच जाते हैं जिसे एटम का नाम दिया गया। एटम के बारे में बहुत सारी थ्योरियाँ हुई, जो मशहूर हैं उनमें हार्ड बॉल जो कि जॉन डाल्टन की थी, या फिर प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन की थी, या फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो कि सोलर सिस्टम की तरह बेस थी कि न्यूक्लियस सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। फिर बच्चों जो नेक्स्ट था कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उन्हें एटॉमिक नंबर कहते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स को मैस नंबर कहते हैं। तो इससे अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहते हैं तो मैस नंबर से नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उन्हें माइनस कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। जो मैस ऑफ प्रोटॉन्स हैं और मैस ऑफ न्यूट्रॉन अप्रॉक्सीमेटली बराबर होती हैं। जो और जो आइसोटॉप्स हैं वो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट है लेकिन उनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट है। या आप कह लें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। जहाँ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अभी तक बच्चों यही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।